इंग्लिश के बारे में कल चर्चा किए थे। इंग्लिश क्या है जी? एक लैंग्वेज है ना, और कुछ नहीं, एक लैंग्वेज है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में यदि इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए, स्मॉलेस्ट यूनिट, हाँ स्मॉलेस्ट यूनिट यदि देखा जाए इंग्लिश का, तो वो क्या है जी? अल्फाबेट है ना। अल्फाबेट यानी एबीसीडी से छोटा कुछ है क्या जी? इंग्लिश में एबीसीडी से छोटा कुछ है? अच्छा, इंग्लिश की यदि सबसे लार्जेस्ट यूनिट की बात की जाए, बड़ी इकाई की, तो वो क्या है? सेंटेंस है ना। इंग्लिश में यदि सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो क्या है? अल्फाबेट। और यदि सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो वो क्या है जी? सेंटेंस है। इससे बड़ा और इंग्लिश में कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सारे सेंटेंस को ऐड करके हम एक बहुत पैसेज बड़ा बना सकते हैं, लेकिन आखिर वो होता किसका रूप है जी? सेंटेंस का ही रूप होता है। तो यदि इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई को देखा जाए तो वो क्या है? अल्फाबेट। और सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं जी? सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या जानते हैं ये हम नहीं जानते। हम एकदम अल्फाबेट से शुरू करते हैं, और अल्फाबेट में तो हमको नहीं लगता है कि एबीसीडी बताने की जरूरत है, ऐसा नहीं ना है। ध्यान दीजिएगा, ये आप पहले से जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं जी? 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम क्या कहते हैं जी? वॉवेल कहते हैं, और एक को क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। यदि 26 अल्फाबेट्स के लेटर्स में केवल वॉवेल्स की बात की जाए तो कितना होता है जी? 5 होता है। कौन कौन? ए ई आई ओ यू। रेस्ट ऑफ वॉवेल, इन पांचों वॉवेल को यदि छोड़ दिया जाए, टोटल कितने बचे जी? 21। इनको क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है जी? 26। इन अल्फाबेट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। इसमें वॉवेल की संख्या कितनी? 5, और कॉन्सोनेंट 21। कोई दिक्कत? देखिए, एक एक वर्ड को जब हम ऐड करते हैं ना, सर एक एक लेटर को जब ऐड किया जाता है तो एक वर्ड बनता है। क्या बनता है जी? वर्ड बनता है। अच्छा, हम कह रहे हैं ATC, 3 लेटर को हम ऐड कर दिए हैं, तो क्या ये वर्ड है? नहीं। ये वर्ड क्यों नहीं है जी? क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है। बात समझ में आ रही है ना जी? यदि इसी को हम लिख दे CAT, तो ये वर्ड है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है कैट, मतलब जानते हैं आप लोग? चलिए, ACT यदि लिख दे तो एक्ट मतलब क्या होता है जी? कानून, अधिनियम। तो ये क्या है? वर्ड है। यानी एक एक लेटर को जब हम ऐड करते हैं तो वर्ड बनता है। लेकिन केवल हम ये नहीं कह सकते कि वर्ड जो है केवल लेटर्स के ग्रुप को कहते हैं। लेटर का वैसा ग्रुप जिसका कुछ मीनिंग निकले, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? वर्ड कहते हैं। और जब एक एक वर्ड को ऐड किया जाता है तो क्या बन जाता है जी? सेंटेंस बन जाता है। लेकिन वो तब तक सेंटेंस नहीं होगा जब तक कि एक उसका प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक पैटर्न नहीं होगा। हम कह रहे हैं इट्स अ मैंगो ही, इट्स अ मैंगो ही। अच्छा, इसमें बहुत सारे वर्ड का यूज किया गया है। बताइए जरा कि ये सेंटेंस है? कभी नहीं। यदि हम लिखें ही इट्स अ मैंगो, तो ये क्या होगा जी? सेंटेंस होगा, क्योंकि एक प्रॉपर अरेंजमेंट है इसका, एक सही स्ट्रक्चर दिया गया है इसको। हम लोग अक्सर क्या देखते हैं कि विद्यार्थी लोग बोल देते हैं वर्ड क्या है जी? तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स।
तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। बोलना पड़ेगा कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस। बात समझ में आ रही है ना जी? तो लिखिएगा अगला पॉइंट। द स्मॉलेस्ट unit of English language is an alphabet and the largest unit is a sentence. And the largest unit is a sentence. बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो क्या होता है जी? अल्फाबेट। और इंग्लिश की यदि लार्जेस्ट यूनिट यानी बड़ी इकाई की बात की जाए तो वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। हो गया? चलिए वर्ड का वर्ड लिख करके डैश दीजिएगा। लिखेंगे वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives us complete meaning. Which gives us complete meaning. एग्जाम्पल में क्या कीजिएगा कि ATC लिख करके इसको गलत काट लेंगे। CAT होगा, नहीं तो ACT होगा। इसको सही कर लेंगे तब पता चलेगा। आगे बढ़े। चलिए सेंटेंस लिख करके डैश दिया जाए। लिखेंगे सेंटेंस इज a group of words which gives us complete sense. Which gives us complete sense. हो गया? चलिए अ मैंगो एट्स ही सही है जी? ये सेंटेंस है? नहीं, यानी होना क्या चाहिए? ही ईट्स अ मैंगो होना चाहिए। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। ये क्या है? ये और ये कुछ नहीं है ना? चलिए
हो गया। ध्यान दीजिएगा, वर्ड और सेंटेंस तो देख लिए, केवल ऐसा ना हो कि आप कह दे कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, इतना कह के छोड़िएगा, आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा जी, अधूरा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको कहना ही पड़ेगा कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। आपको कहना ही पड़ेगा सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट, तब आपका सेंटेंस और वर्ड का डेफिनेशन कंप्लीट होगा। ध्यान देंगे, दुनिया का कोई भी सेंटेंस मुख्य रूप से यानी मेनली मुख्य रूप से तीन चीजों पर डिपेंड होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, दुनिया के जितने भी सेंटेंसेज होते हैं वो मुख्य रूप से कितने चीजों पर डिपेंड होते हैं जी, तीन चीजों पे डिपेंड होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आखिर हम कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है? मामला ये है। तो ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस के शुरू में आने वाले को क्या कहते हैं जी, सब्जेक्ट। सही बोल रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं आई टीच यू, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो बताइए एक बात कि आई क्या है, सब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब है, और यू क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। तो कह सकते हैं कि नहीं कि सेंटेंस में शुरू में आने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, बाद में आने वाले को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, और बीच में आने वाले को क्या कहते हैं, वर्ब। बिल्कुल गलत बात। अच्छा, हम यदि बोले डू आई टीच इंग्लिश या डू आई टीच यू, तो आप डू को सब्जेक्ट कह दीजिएगा, कहिएगा ऐसा, तो इस गलतफहमी से बचें। समझिए कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं, सेंटेंस के फर्स्ट में आने वाले को सब्जेक्ट, लास्ट में आने वाले को, ये क्या है, कुछ नहीं है, ये दिमाग से निकालिए। ध्यान दीजिए, किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, यानी कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच यू, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, यानी पढ़ाने वाला कौन, आई, तो ये क्या है जी, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के कामों से जिस पर प्रभाव पड़े वो क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, यानी मेरे काम का प्रभाव किस पर पड़ता है, यू पर, तो ये क्या हुआ जी, ऑब्जेक्ट हुआ। और जो कुछ भी करते हैं वो क्या होता है जी, वर्ब होता है। काम कौन सा है, पढ़ाना। बात समझ में आई कि नहीं? हम कह रहे हैं ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है, बुलाने वाला कौन है, ही, तो ये क्या हुआ जी, सब्जेक्ट। किसे बुलाता है, मुझे, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और क्या कर रहा है जी, बुला रहा है, काम हुआ वर्ब। बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट, उसके काम से जो प्रभावित हो वो ऑब्जेक्ट, और जो काम हो वो क्या होता है जी, वर्ब होता है। ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है। आप तो जान गए कि बुलाने का काम वह करता है, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। लेकिन यदि कंफ्यूजन हो, समझ में न आए, तो सब्जेक्ट को पहचानने का एक तरीका भी है। आप हु से क्वेश्चन कीजिए, जो आंसर मिलेगा वो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा। हु मतलब क्या होता है जी, कौन। हम बोल रहे हैं कि ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है,
हम यदि बोले कि कौन मुझे बुलाता है तो क्या होगा, आंसर क्या मिलेगा, ही। तो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट। हु से प्रश्न करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। व्हाट और whom से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट। व्हाट नहीं तो whom से क्वेश्चन कीजिएगा, द आंसर विल बी ऑब्जेक्ट इन योर सेंटेंस। हम कह रहे हैं ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है। वह किसे बुलाता है जी, देखिए व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट मतलब क्या, whom मतलब क्या, किसे या किससे, किसे या किससे। हम कह रहे हैं वह किसे बुलाता है, तो आंसर क्या मिला, मुझे, यानी वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। व्हाट या whom से क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करेंगे जो सब्जेक्ट। हम कह रहे हैं he eats a mango, वह आम खाता है। तो बताइए कि वह ही जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, खाने वाला, काम को करने वाला है। तो ये क्या हुआ जी, सब्जेक्ट। अच्छा, यदि हमको पहचान में न आ रहा होगा तो किससे प्रश्न करेंगे, हु से। हु ईट्स अ मैंगो, कौन आम खाता है, तो आंसर क्या मिलेगा, ही। तो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब वह क्या खाता है, व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है, तो क्या मिलेगा, अ मैंगो। तो ये क्या हुआ जी, ऑब्जेक्ट। काम कौन हो रहा है, खाना। तो ये क्या है, वर्ब। समझे कि नहीं समझे आप लोग। तो चलिए सब्जेक्ट लिख करके डैश दिया जाए, सब्जेक्ट लिख करके डैश दीजिएगा। लिखेंगे सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। यानी सब्जेक्ट जो है किसी भी कार्य को करने वाला को कहा जाता है। डूअर मतलब समझ रहे हैं ना जी। देखिए डू मतलब क्या होता है, करना, और डू क्या है जी, वर्ब है। और वर्ब में यदि ई आर लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है जी, नाउन बन जाता है। देखिए डू जो है ये वर्ब है, डू मतलब करना, और डूअर में, डू में ई आर लगाए तो ये डूअर हो गया। अब करना नहीं, करने वाला। वर्ब में जैसे ही हम ई आर लगाए ये क्या बन गया, नाउन बन गया। हम कह रहे हैं प्ले, प्ले मतलब क्या, खेलना। ये वर्ब है कि नहीं जी। जैसे ही इसमें ई आर जोड़ेंगे ये क्या बन जाएगा, नाउन। खेलना नहीं, अब खेलने वाला हो गया। महेंद्र सिंह धोनी सीएसके, पता है ना, कल जीत गया, फाइनल में पहुंच गया है, पूरा हल्ला हो रहा था। भाई महेंद्र सिंह धोनी है, अभी फॉर्म में है। हमको तो लगता है कि जिस दिन संन्यास लेगा उस दिन पूरे ग्राउंड के उसके सपोर्टर रोने ना लगे, है ना। वास्तव में महेंद्र सिंह धोनी एक खिलाड़ी है, एक कैप्टन है। और खिलाड़ी और कैप्टन की तो बात अलग है, एक इंसान है, एक मतलब इतना हम्बल, पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन शायद ही कभी मिले। बात समझ में आ रही है ना जी। आप लोग तो केवल देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, कुछ सीखिए, लोगों को देखकर भी कुछ सीखिए। कल का स्टेटमेंट हम देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। वैसे आई एम वेरी बिग फैन ऑफ एम एस धोनी, नॉट बिकॉज ऑफ हिज फेस
but because of his quality, his patience, his coolness, his confidence. I am fond of his confidence. बात समझ में आ रही है ना जी? विश्वास, आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी के पास। कल तो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जब आउट हुआ तो उसके विपक्षी भी जश्न नहीं मनाए। महेंद्र सिंह धोनी कल जब आउट हुआ तो उसके विपक्षी टीम जो है जब आउट हुआ तो सारा लोग मौन हुआ। इवन उसके अपोजिशन यानी उसके विपक्षी दल भी जश्न नहीं मनाए। ये सम्मान हर खिलाड़ी को नहीं, केवल महेंद्र सिंह धोनी को मिलता है। कि महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए तो बॉलर हाथ जोड़ा। हाँ, वैसे विकेट मिल जाए तो लगता है कि वो 10 फीट ऊंचा छलांग लगाएगा, है ना जी, गला मिलेगा, ताली बजाएगा, जश्न मनाएगा, लेकिन वो समझ रहा है कि ये MS धोनी है। अभी तो केवल इसको आउट किए हैं, अभी विकेट के पीछे बंदा रहेगा, है ना जी। और विकेट के पीछे ये एक डर नहीं है। देखिए, ये जो भी खिलाड़ी उनके आउट होने के बाद जश्न नहीं मनाए, ये एक डर नहीं है, बल्कि ये एक सम्मान है। बात समझ आ रही है ना जी? ये एक सम्मान है, मानना पड़ेगा भाई महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए, कम टू द पॉइंट। प्ले एक वर्ब है और इसमें ER जोड़ते ही ये क्या बन गया? नाउन। यानी वर्ब में ER जोड़ते ही वो क्या बन जाता है? हम बोल रहे हैं सिंग। सिंग मतलब ये क्या है जी? वर्ब है, लेकिन जैसे ही इसमें ER जोड़ेंगे ये क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? जनरली किसी भी वर्ब में ER जोड़ने से वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में कार्य को करने वाले को कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं जी? सब्जेक्ट के कामों से जिस पर प्रभाव पड़े वो क्या होगा? अच्छा, यदि हमको सब्जेक्ट पहचान में न आ रहा हो तो क्या करेंगे? यस, हु से प्रश्न करेंगे, आंसर जो मिलेगा वही सब्जेक्ट। एक नोट लिख लीजिए, इसमें एक नोट लिख लीजिएगा। Generally, the answer of the question who is called subject in sentence. Generally, the answer of the question who is called subject in sentence. इसका मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना? है? हाँ, जनरली, प्राय। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हु को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और सब्जेक्ट को भी क्या कर लीजिएगा? अंडरलाइन कर लीजिए। लिखने की कला है। बात समझ में आ रही है ना जी? हम बोल रहे हैं ही ईट्स अ मैंगो, तो यदि प्रश्न करना चाहे तो क्या कहेंगे जी? हु ईट्स अ मैंगो। बात समझ में आ रही है ना जी? हु से प्रश्न किए, आंसर क्या मिला? ही। तो ही क्या है जी? सब्जेक्ट। नोट कर लीजिए एग्जांपल्स को। हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे पढ़ें। ये तो रहा सब्जेक्ट।
देखा जाए ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, तो हम अभी आपको बताए हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के काम से प्रभावित चीज को हम क्या कहते हैं जी, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो कोई मानव या कोई वस्तु भी हो सकता है, यानी लिविंग या नॉन लिविंग भी हो सकता है। अच्छा, हम कह रहे हैं आई टीच यू, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो यू क्या है जी, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? हाँ प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, लेकिन है क्या, ऑब्जेक्ट ही ना है। तो यहां पर बताइए कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है। लिविंग और नॉन लिविंग मतलब समझ रहे हैं, सजीव और निर्जीव। तो यहां ये क्या है, लिविंग है। इंग्लिश है तो सजीव निर्जीव पढ़ना हमको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, तो लिविंग नॉन लिविंग ही पढ़ा जाए तो बेटर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां हम कह रहे हैं ही इट्स अ मैंगो, यहां ऑब्जेक्ट क्या है जी, अ मैंगो। लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में लिविंग या नॉन लिविंग, यानी पर्सन और थिंग कुछ भी हो सकता है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के कामों के द्वारा प्रभावित होता है। तो ऑब्जेक्ट लिख करके डैश दिया जाए, लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग that is affected by the work of subject in sentence. An object is a person or thing that is affected by the work of subject in sentence. है ना जी, एक ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन या थिंग यानी व्यक्ति अथवा वस्तु भी हो सकता है, दैट इज अफेक्टेड जो प्रभावित होता है, किसके द्वारा, द वर्क ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के वर्क यानी काम के द्वारा, सेंटेंस में, है ना जी। अच्छा, हम कह रहे हैं ही ईट्स अ मैंगो, क्वेश्चन करना चाहे तो क्या करेंगे जी, व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है, तो आंसर क्या मिलेगा जी, अ मैंगो। तो ये क्या हुआ जी, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? तो लिखेंगे इसमें भी एक नोट, नोट लिखिएगा, जनरली द आंसर ऑफ द क्वेश्चन what or whom is called object in sentence. Is called object in sentence. है ना जी, हो गया ना। ऐसे ही एक दिन बात कर रहे थे क्लास में, तो एक लड़का बोला सर कोहली अच्छा है, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी से, है ना जी। हम वही बात बोले कि भाई जिसे आप जिसके फैन है ना,
वो MS धोनी का फैन है ना। MS धोनी, जिस बार फर्स्ट टाइम विराट कोहली को कैप्टनशिप दिया गया तो कोई डिसीजन लेना था ना, तो वो धोनी का मुंह देख रहा है, ये क्या कह रहा है ना। अब बाद में ऐसा काम किया कि आखिर कैप्टनशिप उसको छीनिए लिया गया, है ना जी। कैप्टन लायक नहीं है, अच्छा खिलाड़ी है, रोहित शर्मा भी ठीक है। हमको तो लगता है अजिंक्य रहाणे भी बढ़िया है, हालांकि अब तो पता नहीं उसको खिला भी नहीं रहा है तो। लेकिन कुछ भी हो जाए, धोनी कोई नहीं, हमको तो लगता है धोनी कोई बनियो नहीं पाएगा अब। हर देश के कैप्टन बोल दिया है अब तक कि धोनी इज द बेस्ट कैप्टन। द बेस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना जी, सुपरलेटिव सेंस है गुड का। बेटर, बेस्ट, बेटर मतलब किसी औरों की तुलना में, अब बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, है ना। धोनी इज द बेस्ट कैप्टन इन दिस यूनिवर्स, है ना, इस संसार में। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नोट कर लिया है ना जी। चलिए, व्हाट और होम से क्वेश्चन करेंगे, आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लीजिएगा ना जी। चलिए, अब हम आप लोगों से वर्ब के बारे में पूछना चाहेंगे। वर्ब मतलब क्या होता है जी? वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। हालांकि हमको क्रिया से मतलब नहीं है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे, क्रिया नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिया और वर्ब में बहुत फर्क है ना। कैसे? अच्छा एक बात बताइए, वर्ब का डेफिनेशन आप दे सकते हैं? आप तो दे दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब? वर्ब का डेफिनेशन आप लोग बता सकते हैं? बोलिए। हाँ, यही तो हम आपसे सुनना चाहते हैं कि किसी काम के होने या करने को क्या कहते हैं जी? क्रिया कहते हैं। हम वर्ब की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना जी? चलिए, आपकी बातों को मैं बाइज्जत स्वीकार करता हूं। हम कह रहे हैं ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो इसमें क्या है? वर्ब, वर्ब क्या है? रन्स, यही ना है जी। आप सही बोले हैं कि किसी काम के होने या करने को क्या कहते हैं जी? क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं, क्योंकि दौड़ना एक काम है। लेकिन हम कह रहे हैं आई एम अ टीचर, इसमें कोई वर्ब है कि नहीं बताइए? आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट हेल्पिंग और मेन वर्ब। हम पहले वर्ब की बात कर रहे हैं, हम हेल्पिंग और मेन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आखिर ये वर्ब है कि नहीं, ये बताइए। वर्ब है ना? जरा बताइए कि कौन सा काम हो रहा है? होने का, होना एक काम है। चलिए, मैं आपकी बात मान रहा हूं कि यहां पर आई एम अ टीचर को आप होना बता दिए। हम कह रहे हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। काम कौन सा हो रहा है जी? रखता हूं। हम कह रहे हैं रखना ही काम है? कभी नहीं है, तो है, इसमें काम क्या हो रहा है? चलिए, वो भी नहीं। हम कह रहे हैं यू आर माई स्टूडेंट्स, इसमें वर्ब क्या है? आर। इसमें काम क्या हो रहा है जी? आप मेरे विद्यार्थी हैं, इसमें काम क्या हो रहा है? फिर जबरदस्ती, ये कोई काम है जी? नहीं, अवस्था है। अब लाइन पे आए हैं आप। यहां तो रिलेशन बता रहा है,
आई एम अ टीचर एक अवस्था है, मैं एक टीचर हूं, ये एक अवस्था है। अभी लेकर के अपाची और लहरिया काट मारने लगे रोड पर तो टीचर नहीं लपुआ बन जाएंगे, तो ये अवस्था चेंज हो जाएगी। नहीं समझे? तो केवल किसी काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं, वर्ब नहीं कहते। एक्शन, सही बात है, एक्शन। आई एक्सेप्ट योर डेफिनेशन, बट नॉट ओनली एक्शन, बट ऑल्सो रिलेशन, बट ऑल्सो पोजेशन, बट ऑल्सो स्टेट। नहीं समझ रहे हैं? एक्शन को तो क्रिया कहते, वर्ब कहते ही हैं। हमने तो पहला ही एग्जाम्पल लिखा आपको दिखाने के लिए कि आपकी बातों को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन केवल यही नहीं होता। वैसे बिहार बोर्ड वाले तो खैर इंग्लिश से दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता, लेकिन सीबीएसई वाले एक चीज रट जाते हैं, एक्शन और डूइंग वर्ड। एक्शन और डूइंग वर्ड को वो रट जाते हैं, जबकि केवल यही नहीं होता। ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, अब इंप्रूव करने की जरूरत है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम लोगों की तैयारी होनी चाहिए। We can't say only action or doing what is called verb, but we will have to say verb is a word that shows an action, a state, possession or relation. सब verb है। बात आप लोग अभी भी समझे कि नहीं? तो verb लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा the word that shows an action, a state, possession or relation. Possession or relation. बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए एग्जाम्पल्स को भी नोट कर लेंगे। रंस जो है एक्शन की बात करता है, एम जो है स्टेट की बात करता हैज जो है ये पोजेशन की बात करता है, और आर जो है ये रिलेशन की बात करता है। चलिए नोट कर लेंगे। तो हाँ, पोजेशन, इसको पोजेशन पढ़िएगा, पोजेशन नहीं, इसको पोजेशन पढ़िएगा। पोजेशन मतलब होता है अधिकार, एक्शन मतलब होता है कार्य, स्टेट मतलब होता है अवस्था, यही स्टेट मतलब राज्य भी होता है ना? यही स्टेट मतलब राज्य भी होता है, यही स्टेट मतलब अवस्था भी होता है। पोजेशन मतलब अधिकार होता है, रिलेशन मतलब क्या होता है जी? संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, गलती से भी इसको पोजीशन मत लिख पढ़ लीजिएगा। देयर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड पोजेशन। पोजीशन कहते हैं इस स्थिति को, जबकि पोजेशन किसको कहते हैं जी? अधिकार को। कंफ्यूजन ना हो इसलिए चर्चा कर दी। एग्जाम्पल्स को नोट कर लिए ना? चलिए
केवल अब एक्शन और डूइंग वर्ड को वर्ब नहीं ना कहिएगा, वर्ब और क्रिया में अंतर है ना जी। हम लोग क्रिया पढ़ रहे हैं कि वर्ब? वर्ब। बात समझ में आ रही है? एक बात पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि 4 बजे समय है ना, आप लोगों के पास 4 बजे वक्त है, 4 बजे समय है, 4 बजे है समय? हाँ है ना? तो अभी आइए 6 बजे भी आइए, और कुछ दिन 2 4 5 दिन में हम 4 बजे बुलाएंगे। उसमें जैसे 1 2 टॉपिक छूटा हुआ है, इधर आप लोगों का कुछ मैनेज कर देते हैं, 1 2 टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, नया टॉपिक उसमें स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोगों को बुला लेंगे, कोई दिक्कत? तब तक आप लोग 6 बजे भी आइए, इधर चलाएंगे, कुछ चीज पढ़ाएंगे इधर। जब नया टॉपिक उसमें आएगा आप लोगों को 4 बजे बुला लेंगे, कोई दिक्कत? वो चीज हम पढ़ाएंगे, नया बैच कोई आएगा उसमें बुला के पढ़ा देंगे। बोलिए, हैव यू एनी डाउट? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, दैट्स ऑल। आप लोग समय से आ जाइए 6 बजे, 6 बजे क्लास शुरू कर दिया जाए ताकि